अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ वीयू एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम MGT 411 मनी एंड बैंकिंग का लेक्चर नंबर 41 कवर करेंगे। तो आइए हम अपने हैंडआउट्स की जानिब मूव करते हैं। लेक्चर नंबर 41 में सबसे पहले जो डेफिनेशन हम देखने वाले हैं, अच्छा जो लोग स्टूडेंट्स 41 लेक्चर तक पहुँचे हैं तो यकीनन आपको मेरे चैनल से वाकिफ़ होंगे और किस तरीके से लेक्चर देता हूँ इस बात से भी आप बखूबी वाकिफ़ होंगे। मैंने क्या किया है, जो आपके ऑफिशियल हैंडआउट्स हैं उनमें से ही लेक्चर 41 के कंटेंट को इजी और सिंपल और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आपको समझा दिया, ताकि इजीली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो कहीं से भी पेपर आ जाए आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अभी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है मॉनेटरी पॉलिसी रिएक्शन कर्व। ठीक है, अ कर्व दैट शो हाउ द सेंट्रल बैंक चेंजेस द रियल इंटरेस्ट रेट व्हेन इन्फ्लेशन चेंजेस। ये वो कर्व है जो कि शो करता है कि सेंट्रल बैंक, हमारे केस में पाकिस्तान के केस में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जब रियल इंटरेस्ट रेट को चेंज करता है, और वो कब चेंज करता है, जब इन्फ्लेशन चेंज होती है। तो वो जो कर्व है जिसमें मूवमेंट आती है उसको हम मॉनेटरी पॉलिसी रिएक्शन कर्व कहते हैं। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा। क्यों? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। रियल इंटरेस्ट रेट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट किया जाता है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, उसको हम रियल इंटरेस्ट रेट कहते हैं। ठीक है, अगर बैंक 10% इंटरेस्ट पर लोन दे रहा है और इन्फ्लेशन 7% है तो रियल इंटरेस्ट रेट जो होगा वो 3% होगा। रियल इंटरेस्ट रेट हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, वो इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन का डिफरेंस होता है। टारगेट इन्फ्लेशन की यहाँ पे बात करते हैं। द इन्फ्लेशन रेट द चेंज दैट द सेंट्रल बैंक वांट टू मेंटेन, यानी कि ये वो इन्फ्लेशन रेट है जो सेंट्रल बैंक चाहता है कि उसको मेंटेन करके रखे। बहुत सारी कंट्रीज़ में जो स्टैंडर्ड है जिसको फॉलो किया जाता है या जिसको मेंटेन करने की कोशिश किया जाता है वो 2% इन्फ्लेशन है। लॉन्ग रन रियल इंटरेस्ट रेट, जिसको आर स्टेरिक से भी हम जाहिर करते हैं, द इंटरेस्ट रेट एट विच द इकोनॉमी इज स्टेबल एंड ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी। ये वो इंटरेस्ट रेट होता है जिसके ऊपर हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी स्टेबल है और ऑपरेट कर रही है अपनी फुल कैपेसिटी के ऊपर। ये एक बैलेंस पॉइंट होता है जहाँ डिमांड जो है वो इक्वल हो जाती है सप्लाई के। एग्रीगेट डिमांड पिछले लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी, इसका फॉर्मूला होता है AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस NX। यहाँ पे C जो है वो कंजम्पशन होती है, जो कि आप लोग स्पेंड कर रहे होते हैं रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदने के लिए, जैसे कि फूड हो गया, क्लॉथ हो गया, मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा हो गया। इन्वेस्टमेंट वो होती है जो स्पेंडिंग करते हैं बिजनेसेस मशीन्स पे, बिल्डिंग्स पे, अपने एसेट मेंटेन करने पे। और नेट एक्सपोर्ट होती है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स को हम नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। एग्रीगेट डिमांड कर्व की यहाँ पे बात करते हैं। एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो रिलेशनशिप शो करता है इन्फ्लेशन और आउटपुट के दरमियान, जैसे कि GDP के दरमियान। हायर इन्फ्लेशन अगर होगी तो लोअर डिमांड होगी, लोअर डिमांड होगी तो लोअर आउटपुट होगी। न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का रिएक्शन क्या होता है। क्वेश्चन है कि लॉन्ग रन रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो 2.5% है, टारगेट इन्फ्लेशन जो है वो 2% है। अगर इन्फ्लेशन 3% पे जाती है तो नया इंटरेस्ट रेट कितना होगा। अज्यूम करें कि 1% इंक्रीज हुआ है इन्फ्लेशन में, तो 0.5% इंक्रीज होगा रियल इंटरेस्ट रेट में। ठीक है, तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। चेंज इन इन्फ्लेशन बराबर होगा 3% माइनस 2% इज इक्वल टू 1%। ठीक है, और स्टेप 2 में पॉलिसी रिस्पॉन्स क्या होगा। 0.15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 0.5 ही आएगा। न्यू रियल इंटरेस्ट रेट काउंट करेंगे तो वो क्या होगा 2.5 जो ऊपर से आया रियल इंटरेस्ट रेट जो हमें दिया हुआ था, प्लस 0.5 जो यहाँ से निकल के आया, तो ये टोटल हो जाएगा 3%। तो फाइनल आंसर निकल के आएगा यहाँ पे 3%। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। देखें हमारा जो पेपर आता है फाइनल टर्म का वो किस तरीके से आता है। उसमें कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और कुछ उससे MCQs आते हैं। मैंने यहाँ पे MCQs भी आपको बता देने हैं, जो 10 मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह इसी में से आ जाएंगे। और उसके बाद जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, शॉर्ट भी आते हैं, लॉन्ग भी आते हैं। ठीक है, मैंने इस लेक्चर के अंदर शॉर्ट भी कवर किए हैं और लॉन्ग भी कवर किए हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट थे उसकी डेफिनेशन रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझा दिए। तो ये लेक्चर अगर वीडियोस 1-2 दफ़ा आप देख लेते हैं और इसकी अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो कहीं से भी पेपर आ जाए इंशाल्लाह आप कवर कर लेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी रिएक्शन कर्व शो रिलेशनशिप। मॉनेटरी पॉलिसी का जो कर्व है वो किसके दरमियान रिलेशनशिप शो करता है, इन्फ्लेशन और रियल इंटरेस्ट रेट के दरमियान। वेन इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है इसको कंट्रोल करने के लिए। एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, तो सी इसका आंसर है, C प्लस I प्लस G, C फॉर कंजम्पशन, I फॉर इंटरेस्ट, G फॉर ग्रोथ, और नेट एक्सपोर्ट यहाँ पर शामिल होती हैं। ठीक है, उसके बाद है रियल इंटरेस्ट रेट किस चीज़ को इफेक्ट कर रहा होता है यहाँ पे, तो इकोनॉमिक डिसीजन को इफेक्ट कर रहा होता है। हायर इंटरेस्ट रेट किस चीज़ को लीड कर रहा होता है, लोअर इन्वेस्टमेंट को लीड कर रहा होता है। अगर इन्फ्लेशन बराबर हो जाए टारगेट इन्फ्लेशन को, देन क्या होगा, R इज इक्वल टू R स्टेरिक हो जाएगा। ठीक है,
इन्वेस्टमेंट किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। हायर इंटरेस्ट रेट की वजह से क्या हो रहा होता है, लेस डिमांड हो रही होती है। एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो किस तरीके से होता है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। मॉनेटरी पॉलिसी किस चीज़ को कंट्रोल कर रही होती है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है, ये सिंपल से एमसीक्यूज है, इतने ज़्यादा टफ नहीं है, तो ये आपने देख लेना है। उसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करते हैं। पहले शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मॉनेटरी पॉलिसी रिएक्शन कर्व। मॉनेटरी पॉलिसी रिएक्शन कर्व क्या होता है? इट शोज द सेंट्रल बैंक चेंजेस द रियल इंटरेस्ट रेट इन रिस्पॉन्स टू इन्फ्लेशन। ये शो करता है रिलेशनशिप कि अब सेंट्रल बैंक जो है, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है, वो रियल इंटरेस्ट रेट को चेंज करता है इन्फ्लेशन के होने की वजह से। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करेगा, इन्फ्लेशन गिरेगी तो वो रिड्यूस करेगा रेट को। इस तरीके से वो स्टेबलाइज रखता है इकोनॉमी को। वाई इज रियल इंटरेस्ट रेट इंपॉर्टेंट? रियल इंटरेस्ट रेट आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है? रियल इंटरेस्ट रेट अफेक्ट बोरोइंग एंड स्पेंडिंग डिसीजन, क्योंकि रियल इंटरेस्ट रेट जो है, जो आप बैंक से बिजनेसेस उधार ले रहे होते हैं और उसके बाद उसको स्पेंड कर रहे होते हैं, तो इन डिसीजंस पर इफेक्ट करता है रियल इंटरेस्ट रेट। हायर रेट जो है वो लोन लोग कम रहते हैं, स्पेंडिंग कम करते हैं, और जबकि लो रेट होता है तो इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन पे ज़्यादा हो रही होती है। तो ये डायरेक्टली इम्पेक्ट कर रहा होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। एक पूरी इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है उसको एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। इसमें शामिल होती है कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट, जिसके बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ये ओवरऑल इकोनॉमी की आउटपुट को डिफाइन कर रहा होता है। अब उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। एक्सप्लेन हाउ मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्ट एग्रीगेट डिमांड। आपने ये बताना है कि मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके से इफेक्ट कर रही होती है एग्रीगेट डिमांड को। मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्ट द इकोनॉमी थ्रू इंटरेस्ट रेट। मॉनेटरी पॉलिसी जो है इफेक्ट कर रही होती है इकोनॉमी को इंटरेस्ट रेट के जरिए। जब सेंट्रल बैंक जो है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है तो बोरोविंग, जो उधार लेना है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ता है। इसकी वजह से कंजम्पशन रिड्यूस हो जाती है और इन्वेस्टमेंट भी रिड्यूस हो जाती है, और हायर रेट जो है वो एक्सपोर्ट को भी कम कर देते हैं, क्योंकि करेंसी जो है वो स्ट्रांग हो जाती है। इसका रिजल्ट क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड गिरती है। और दूसरे हैंड पे क्या होता है, जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं तो बोरोविंग सस्ती हो जाती है, लोग कर्ज ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं, इंक्रीज स्पेंडिंग करते हैं और इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज होती है। उसकी वजह से क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, जिस वजह से सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट को एक टूल के तौर पे यूज़ करता है और डिमांड और स्टेबलाइजेशन को, इन्फ्लेशन को जो है वो स्टेबलाइज कंडीशन में रखता है। एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं आपने बताना है। एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट होते हैं: कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट। कंजम्पशन जो है वो रेफर करती है जो हम जैसे लोग जो है खर्च कर रहे होते हैं चीज़ों के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर। इन्वेस्टमेंट वो होती है जैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो कैपिटल्स जैसे कि बिल्डिंग्स वगैरह और मशीनरी खरीद रही होती हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग में जैसे कि पब्लिक सेक्टर के एक्सपेंसेस, मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स लाए जाते हैं। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट जो है वो डिफरेंस होती है कि कितनी आपने एक्सपोर्ट की और उस एक्सपोर्ट को करने के लिए कितनी आपने इंपोर्ट की, उनका डिफरेंस जो है वो नेट एक्सपोर्ट कहलाता है। तमाम ये चीज़ें मिल के एक टोटल डिमांड ऑफ या इकोनॉमी सेट करती हैं, और इसके किसी भी कंपोनेंट में अगर चेंजिंग आती है तो वो ओवरऑल इकोनॉमी को इफेक्ट कर रही होती है। एक्सप्लेन द स्लोप ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व। आपने बताना है कि एग्रीगेट डिमांड कर्व का स्लोप किस तरीके से होता है। तो एग्रीगेट डिमांड का कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि हायर इन्फ्लेशन रेट जो होते हैं वो परचेजिंग पावर को कम करते रहते हैं। जब प्राइस बढ़ रही होती है, लोग कम चीज़ें खरीदते हैं और जिसकी वजह से डिमांड भी कम हो जाती है और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक को जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ करने पड़ते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? कंजम्पशन कम हो जाती है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, एक्सपोर्ट भी कम हो जाती है, और इसकी वजह से ओवरऑल आउटपुट जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हायर इन्फ्लेशन लीड टू लोअर डिमांड। कि हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गुर्बत जो होती है वो लोअर डिमांड की वजह से होती है, जिसकी वजह से जो कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आ गया। अगर ये लेक्चर समझने में आपको मुश्किल हो रही है तो पिछले लेक्चर्स आपको क्लियर नहीं है तो पिछले 1-2 लेक्चर आप दोबारा सुन लें, अपने मेन कोर कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो आगे आपको ईजिली समझ में आएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा होता हूँ आप लोगों के लिए, तो आपसे बस मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप छोटी सी चीज़ मेरे लिए कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अगर आप ये नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है। व्हाट्सएप ग्रुप पे एडमिन को मैसेज करके आप ये नोट्स हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।